नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हम सबके गार्जियन हैं, राष्ट्रवादी पत्रकारिता के स्तंभ भाऊ तोरसेकर। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई क्षमता है कि मैं भाऊ का परिचय करा सकूं। भाऊ, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भाऊ, आपने लगातार वेस्ट बंगाल के बारे में वो कहा, वो इशारे दिए जिस पर अब बात हो रही है, लेकिन आपने आज के कई महीनों पहले वो इशारे देना शुरू किया। इसी के साथ साथ आपने असम के बारे में भी जो कुछ भी कहा वो आज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे जिस तरीके से पवन खेड़ा जो कि मीडिया इंचार्ज हैं वो अस्तरहीन आरोप लगाए और उसका तुरंत खुलासा घंटों और मिनटों के अंदर हुआ, और स्थिति यह है कि हेमंता विश्व शर्मा उनकी पत्नी को बाकायदे इस पर लीगल एक्शन भी लेना पड़ा। लेकिन हम जरा शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल से। और भाऊ, मैंने आपका एक वीडियो देखा आपके चैनल पे जिस पे आपने तमिलनाडु के बारे में बड़ी विशेष बात की है जहां कहीं चर्चा नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा इन तीनों एस्पेक्ट को आप टच करें। मैं बंगाल से शुरुआत करने वाला हूं। अब जबकि एसआईआर फाइनल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं भी होते हैं तो भी मतदाता अंतिम सूची जारी कर दो। अब ये स्थिति है कि लगभग 91 लाख नाम कट चुके हैं। वो संख्या किसी भी समय अंतिम सूची आने तक 1 करोड़ पहुंच जाएगी। 1 करोड़ नाम अलग हो चुके हैं बंगाल में, असम और उसके बाद तमिलनाडु पर जो आपका विशेष आग्रह है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपसे बंगाल पे। जी। ये बंगाल में देखो, आपको याद होगा तो मैंने आपसे बात की थी या हम गाजियाबाद वगैरह मिले थे। उसके बाद भी मैंने कहा था कि जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे पास जानकारी होती है वो जनरली पत्रकारों के पास नहीं होती। इसका कारण ये है कि पत्रकार सिर्फ बोलने वालों को मिलते हैं, ना बोल के काम करने वाले से मिलते तो नहीं। और एक यानी आरएसएस के लोगों से मेरा अच्छा परिचय है, और 30 साल से नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाले एक नेता है आरएसएस के, वो मेरे अच्छे परिचित है। तो फरवरी के पहले हफ्ते में मिले थे तो उन्होंने बोला था, मुंबई में मोहन जी भागवत का जो 2 दिन का सम्मेलन हुआ उसमें मिले थे। तो मैंने पूछा था कि आप वहां रहते हो, तो भाई क्या है, वो है महाराष्ट्र के लेकिन वहां आरएसएस के लिए काम करते। तो उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में यानी 2 महीने पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हमने बंगाल का चुनाव जो है वो 50-50 पर लाकर रख दिया। इसका मतलब यह है कि ठीक है 2-5% इधर उधर हो जाए तो ममता भी सत्ता में आएगी या बीजेपी भी आएगी, लेकिन बीजेपी को टक्कर में लाकर खड़ा कर दिया। 50-50 का मतलब क्या होता है, शायद आप जीतेंगे शायद मैं जीतूंगा। तो उसके आगे उन्होंने कहा कि और 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं, इसमें हमको 65-35 करना है। मतलब ये होता है कि बीजेपी को ममता को 35 पर नीचे ढकलना है और बीजेपी को 65 तक लाना है। अब 65 तक जब आप टारगेट रखते हो, आप 55 तक आ गए तो भी सत्ता में आ गए ना। तो इसलिए आपको याद होगा कि 2 महीने से मैं एक रट लगाए हो कि बीजेपी 150 प्लस हो जाएगी। ये मैंने आपके चैनल पर पुंडीर जिनके साथ हिंदी में बोलता हूं, हर चैनल पर मैंने ये बोला था। लेकिन अब 2 महीने निकल गए और मेरी जानकारी ये है कि ममता 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी। ममता 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी। अब जो 2 महीने पहले मैंने बोला था, अब ये ओपिनियन पोल बोल रहा है। मैंने तो ओपिनियन पोल ना, मैं कभी ओपिनियन पोल लेता हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। यानी मुंबई में कॉरपोरेशन का भी चुनाव है तो उसमें क्या होगा, उसके लिए मैं ना ओपिनियन पोल लेता हूं, मैं नेताओं से नहीं मिलता, ना वोटर से बात करता हूं। हाँ, एक बात है, जो औरों से बात होती है तो औरों की बात जो होती है, किसी से वोटर से हो या नेताओं से हो, उसमें से क्या निचोड़ निकलता है वो ढूंढने की कोशिश में हमेशा करता हूं। बहुत बार ये होता है कि आपके सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा होता है, आपका ध्यान नहीं होता उधर,
कि वो क्या कहना चाहता है, तो वो समझना जरूरी होता है। देखो हमारे सामने एक बच्चा कुछ अपनी ही स्टाइल में बोलता रहता है, उसके शब्द क्लियर नहीं होते, उसकी माँ को समझते, हमें नहीं समझते। तो क्यों? वो माँ उसको समझना चाहती है, हम बच्चे को समझना नहीं चाहते। हमारे दिमाग में अपनी भाषा है, अपने शब्द है, तो बच्चे के शब्द हमारे समझ में नहीं आते, लेकिन माँ के आते। क्यों? क्योंकि माँ वो समझना चाहती है। तो मैं उस माँ जैसा हूं या बच्चे जैसा हूं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। अब देखो, मैं आपको एक ओपिनियन पोल की बात बताता हूँ, जो अमिताभ तिवारी का है, वो मैं देख रहा था। तो उन्होंने कुछ बताया कि 139 से 150 तक बीजेपी जाएगी, और 149 से 159 ममता जाएगी। क्यों ना? तो वो आंकड़े वो उनकी सोच है, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है, तो डेटा सेफोलॉजिस्ट नहीं है, डेटा आम आदमी के पास से आया। तो आम आदमी क्या कहता है? अब उसमें अगर 66% लोग बोलते हैं कि एसआईआर का काम अच्छा हुआ, एसआईआर होना ही चाहिए था, ममता का एजेंडा बिल्कुल उल्टा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ममता गलत है, ममता सरासर झूठ बोल रही है। ये अमिताभ तिवारी के ही डेटा में आता है कि 66% लोग जिनका उन्होंने सर्वे किया है, वो बोल रहे हैं कि ममता सरासर झूठी है, वो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो उसमें से पहला सिग्नल मिलता है कि हमें ममता को हटाना है। और एसआईआर ये ममता को हटाने का बहुत अच्छा तरीका है, ये उस डेटा में कहा गया है। खुद सेफोलॉजिस्ट वो समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो उसका दिमाग, उसकी भाषा सेफोलॉजी में अटकी है, ना कि डेटा को समझने में आई है। मुड़िए, अब उसी में और एक डेटा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए चुनाव का सबसे अहम मुद्दा क्या है। तो दो मुद्दे पहले जो है टॉप के, जिसका काउंटिंग 63% वगैरह होता है, वो बोलते हैं डेवलपमेंट ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट ये दूसरी प्रायोरिटी है। अगर उसमें ही 63% आ रहे हैं, तो वो तो मोदी का एजेंडा है, वो तो बीजेपी का एजेंडा है, ममता का नहीं है। और एक उसमें डेटा है, उसमें पूछा गया कि भाई ममता ने जो कुछ युवाओं को 10,000 रुपया क्या ऐसा कुछ दिया है, क्या उसका परिणाम होगा? तो 10% लोग बोलते हैं हाँ होगा, 70% लोग बोलते हैं उसका कोई परिणाम नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये डेटा पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि कहां वोटिंग जा रहा है। अब ये वोटिंग उस तरफ जा रहा है, इसका कारण ये है कि जो मैंने आरएसएस की बात की, तो आरएसएस वाले जाकर अरे यार कमल पर छाप मारो, कमल का बटन दबाओ, ये नहीं बोलते। वो जाकर चार की टपरी पर बैठ जाएंगे, इधर उधर की बातें करते करते पॉलिटिक्स पर आ जाएंगे, चुनाव पर आ जाएंगे, और असलियत में हमारी तो ये समस्या है, ये कैसे हल होगी, इस पर बात करेंगे। और तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझा देंगे। और वो समझने का अगर आशय क्या होता है कि ममता ही तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है तो ममता को हटाना पड़ेगा। ये वो बोलेंगे नहीं, लेकिन वहां तक आपको लेकर छोड़ देंगे। तो आपको सोचना पड़ता है, अरे ये है कि कारण क्या है, ममता है, ये है कारण क्या है, टीएमसी है, ये है क्या है, तोलाबाजी है। तो वो हटाना है, तोलाबाजी हटाना है, ममता हटाना वो बोलने दो। तो वो आकर आपको वहां छोड़ देते हैं कि जहां उनका कंक्लूजन आपका कंक्लूजन बन जाता है। आपको लगता है आपने वो कंक्लूजन निकाला है, लेकिन आपने नहीं निकाला है, वो उन्होंने निकाला है। लेकिन वहां तक आपको लाकर छोड़ दिया जाता है। और ये मैंने बोला जब 50-50, तो वो काम, और इसका तरीका ये था कि हर वोटर को कम से कम 7 बार हमारा कार्यकर्ता मिलेगा और उससे बात करेगा। बात वोट की नहीं करेगा, उसको कुछ दिशा में जाना है,
उस दिशा के लिए इंगित करेगा। तो आपको ये बात अब समझ में आएगी कि जब आखिर में स्पीड बढ़ता है तो वो धुआंधार हो जाता है, और अगर धुआंधार हो जाता है तो ममता 100 के नीचे रहेगी। बीजेपी शायद 200 का आंकड़ा पकड़े, पार करे या थोड़ा कम हो जाए, तो उसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता। इस चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ममता हारेगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने वोटों से हारेगी। 2011 का चुनाव याद करो तो आपको पता चलेगा, कोई भी नहीं बोल पाता था कि भाई इतनी बुरी हालत 100 के नीचे लेफ्ट फ्रंट आ जाएगी। कोई बोलता था? नहीं बोलता था, क्योंकि वोट जो होता है वो साइकोलॉजी होती है, वोट डेटा नहीं होता, वोट साइकोलॉजी होती है। और जब एक तरफ मुड़ने लगता है ना तो उसकी सुनामी बन जाती है, बाढ़ बन जाती है। तो अगर आज आप देख रहे हो ओपिनियन पोल रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही ओपिनियन पोल वाले, यही ट्रैकर वाले हैं 2 महीने पहले बीजेपी को 100 के पार नहीं होने देते थे। तो उन्होंने जो बोला था 1.5-2 महीने में हमको 65-35 करना है, उसका मतलब समझे आप? वो 50 तक लाया है, और 2 महीने 2.5 महीने बचे। अभी भी 2 हफ्ते बचे हैं, अभी भी पहले वोटिंग के लिए कम से कम 12 से लेकर 18 दिन तक दूसरे राउंड के लिए बचे। तो कहां जाएगा ये आपके सामने, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात होती है, ये देखने की हिम्मत भी चाहिए। आइंस्टाइन का एक वचन मुझे बहुत पसंद है कि स्कूल पूरा होने के बाद पूरी की पूरी स्लेट साफ कर दो, डिलीट कर दो, क्योंकि प्राइमरी जो स्कूल एजुकेशन है वो आपके मन में कुछ प्रिजम्पशंस पैदा करता है। जिंदगी समझ में आने लगी है, अब नए सिरे से अपनी किताबें बनाओ, मिलने वाले हर इंसान, हर प्रसंग को किताब बनाओ और खुद जान लो, ये बात है। बिल्कुल भाऊ। अच्छा भाऊ, एक चीज ये तो अब साफ हो जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस भावनात्मक जमीन पर बंगाल बनाम बहारी ये चुनाव खेला करती हैं, और इन्होंने खेला है, इसमें सफलता भी मिली है, टांग तोड़वाया, दीदी ओ दीदी कहलवाया मोदी से, ये सब इस बार वो सिनेरियो बीजेपी ने वो चटाई इनके नीचे से खींच ली है, बिल्कुल नहीं। अब ऐसे में डेवलपमेंट, उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जंगल राज का अपना पहले बार बंगाल के संदर्भ में महाजंगल राज प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया। तो अब ये काम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ रही है और डिलीवर करने के लिए जानी जाती है। तो ये क्या एक बड़ा स्मार्ट मूव है कि हम बकवास पे नहीं जाएंगे, बंगाली अस्मिता पे नहीं जाएंगे, तुम माँ माटी मानुस की जगह मछली मीट मुर्गा करती रहो, हम उस पर भी नहीं जाएंगे। हम काम की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम पलायन की बात करेंगे। बंगाल में जो अब कम से कम 15,000 लोगों का रोज युवाओं का पलायन हो रहा है केवल मजदूरी के चक्कर में। तो क्या बंगाल में जो ममता की यूएसपी थी, बंगाली प्राइड, उसको छीन लिया है पूरी तरह बीजेपी, और ये वजह है, और साथ में एसआईआर में नंबर्स जो अवैध उनके थे वो कम हो गए। तो ममता बिल्कुल अब रियल जमीन पर अपनी असली बिसात पर चुनाव लड़ रही हैं, ऐसा? बिल्कुल। वो उसकी छटपटाहट देखो, उसकी छटपटाहट अब देखो, उसको हार दिखाई दे रहे। मैंने तो किसी पॉडकास्ट में बोल भी दिया कि ममता आजकल आईने के सामने खड़ी होती है तो उसको बुद्धदेव दिखाई देते हैं, अपनी सूरत नहीं दिखाई देती। बुद्धदेव का मतलब जानते हो? बुद्धदेव बड़ी मेजॉरिटी में थी, पार्टी हार गई, खुद हार गए। तो ये छटपटाहट जो ममता की है, उसको 15 साल पुराना चुनाव याद आ रहा है कि मैंने कैसे जीता था। और आपके ही शायद चैनल पर मैंने बोला था कि इसने गलत रास्ता चुना है, इसको हेमंत सोरेन का रास्ता चुनना था, तो ये तो केजरीवाल के रास्ते पर चली गई। मैंने बोला था आपको, सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही थी, पूरा टाइम निकाल दिया। सबके साथ लड़ रही थी, सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं लड़ रही थी। आपको चुनाव जमीन पर बीजेपी के साथ लड़ना था, चुनाव आयोग के साथ नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं।
और वही गलती हो गई है। और 15 साल पहले आपने चुनाव जीता था, मुझे याद नहीं, इनका जो आगे चलकर अर्थमंत्री बना था, वो ऑल इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी वगैरह हुआ करता था, जो ममता का पहला अर्थमंत्री बना, उनका नाम मित्रा वगैरह मुझे याद नहीं आ रहा है। मित्रा जी थे, मिश्रा जी थे, मिश्रा जी जो बाद में छोड़ गए। मित्रा, मित्रा बंगाली, टिपिकल ओके बंगाली नेम है। ओके। मुझे अभी वो कहाँ है, गायब हो गए। दिनेश द्विवेदी है कहाँ? यस। जो ममता का चेहरा था उसका कलर उतर गया है। जो मेकअप करते हैं ना, कुछ फाउंडेशन होता है वगैरह वगैरह, मुझे उसका समझ नहीं आता, लेकिन जो कुछ वो सब निकल गया है। ममता का ओरिजिनल चेहरा 15 साल में लोगों के सामने आ गया है। आजकल गुंडागर्दी, तोलाबाजी, ये ममता का असली चेहरा लोगों को दिखाई दे रहा है। और बार बार सब मीडिया के खबरें में देख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो लोगों में डर है। मैंने बोला बहुत डर है, मीडिया में है, मीडिया में डर है। अब उस दिन का मैं वीडियो देख रहा था, 2-3 वीडियो देखे, जब शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरने गए थे, अमित शाह उनके साथ थे, तो रास्ते पर जो रैली निकली थी उसमें महिलाएं सज धर कर आई थी, वो लाल पट्टे वाली साड़ी वगैरह पहनकर, टिपिकल बंगाली, और झांझ बजा रही थी जोर शोर से, और रुक रुक कर नाच रही थी। ढोल वाले, ताशे वाले, ट्रम्पेट वाले नाच रहे थे। उनके मन में डर नहीं है। वो ढोल बजाने वाले अमित शाह नहीं है, शुभेंदु अधिकारी नहीं है, उनको Z+Y+ सिक्योरिटी नहीं है। जो ममता के गली में, ममता के रास्ते पर, ममता के घर के सामने ढोल बजाकर, झांझ बजाकर नाच रहे थे, उसमें से किसी को भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो उनका डर कहां गया भैया? कैमरा के सामने नाच रहे थे ना, तो डर कहां है? मीडिया में है, बहुत डर है, मीडिया में डर है, लोगों में नहीं है। और इसलिए कल ही मैंने एक वीडियो देखा, उसका ओपिनियन पोल का, एबीपी आनंद बाजार पत्रिका, उस मीडिया ग्रुप का, वो भी बीजेपी को 139 से 149 तक दिखा रहे हैं। मतलब क्या है? बीजेपी बाहर ही है, तो एबीपी भी बाहर का हो गया ना, एबीपी भी बाहर का हो गया। वो बंगाल तो में ये आनंद बाजार पत्रिका अगर कुछ कह रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। कुछ चाहते हो, दिखाना कुछ चाहते हो, लेकिन क्या असलियत में वो है? नहीं है। अगर एबीपी 139, 150 तक दिखा रहा है, इसका मतलब उसको भी मालूम है शायद 200 क्रॉस हो जाएगा। ये समझो, वो खुद को समझा रहा है कि नहीं, दीदी नहीं जा रही है, दीदी जी अभी भी टक्कर में है। ये एबीपी आनंद बाजार पत्रिका समझा रही है। तो मन के अंदर क्या है कि जाएंगे 180, 200 हो सकती है बीजेपी। और आपने जो बोला कि इस बार बीजेपी ने एकदम शांति से लिया है, ये शांति और 1 हफ्ते रहेगी। 1 हफ्ते के बाद कारपेट बॉम्बिंग शुरू होगा। आज 7 तारीख है ना, हम बोल रहे जी। आज केरल और असम का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है, 9 को 2 वोटिंग। दिन के बाद वोटिंग हो जाएगी, 9 तारीख को। 10 तारीख को आराम का दिन है, उसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा खाली हो जाएगा, वो बंगाल में आ जाएगा। बिल्कुल। जो केरल में आरएसएस की पूरी टीम लगी हुई है, असम में लगी हुई है, वो खाली हो जाएंगे, वो पहुंचेंगे बंगाल। उनके लिए और 10 दिन 12 दिन बचे हैं। 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 9-10 दिन उनके लिए बचे हैं। तो जो हम लोग, क्या होता है, सीआरपीएफ की इतनी कंपनियां, फिर बीएसएफ की इतनी कंपनियां, अरे वो कंपनियां सुरक्षा के लिए है, प्रचार के लिए नहीं है।
प्रचार की जो बहुत सारी कंपनियां केरल और असम में लगी है वो भी खाली हो जाएगी ना, वो बिल्कुल पहुंचेगी। बिल्कुल। तो 23 तारीख के बाद बचे कुचे 150 चुनाव क्षेत्र है, उसके लिए तमिलनाडु में लगी हुई जो कंपनियां हैं आरएसएस की वो भी लग वो जाएगी। भी बंगाल पहुंच जाएगी। तो इसलिए आज सब लोग देख रहे हैं, तो ये एक बात समझ लो कि आप पहले दिन से पूछोगे कि रे 5.5 रन रेट है तो ये 3-4 से क्यों दौड़ रहे हैं? 8-10 मारो, 10 विकेट है हाथ में, नहीं, 8 विकेट संभाल के रखो और आखिरी 8-10 ओवर में, स्लॉग ओवर्स में फटका मारना है, समझा? बिल्कुल। विकेट गिरी तो परवाह नहीं, हर बॉल पर सिक्सर मारना है, तो उसको कारपेट बॉम्बिंग बोलते हैं। तो इस बार बीजेपी ने, मैं मानता हूं अमित शाह शायद बच्चे का, अपने बेटे का ज्यादा सुन रहे, क्रिकेट के तरीके से, जय शाह के तरीके से अमित शाह बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल भाव, और पिछली बार आपने कहा था कि अब समझ में आता है कि जय शाह का पापा क्यों है अमित शाह। और आपने ममता बनर्जी को डकवर्थ लुईस नियम में भी फंसा हुआ बताया था कि वो लड़ती कहीं और रह गई और यहाँ खेल के नियम बदल गए। तो निश्चित तौर पर एसआईआर से अरे बदल गए एक बात आप जनता के। समझो, जो सर। वोटर लिस्ट से नाम कट गए वो जाओ बाद में कोर्ट कचहरी करो, लेकिन आज तो वो वोट देने नहीं आएंगे ना। नहीं आएंगे। तो जो कुछ बचे कुचे है उसमें से आपको ज्यादा वोटर चाहिए, आप उनको लाने में लग गई और जो है उनकी तरफ आप मुड़ी भी नहीं। मैंने शायद बोला था ना कि आप शादी के कार्ड बांटने में लगी है, लेकिन आएंगे मेहमान, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने की भूल गई। बोला था शायद आपके ही वीडियो में मैंने बोला था। तो अब उसका एकदम मतलब आप अभी समझ पाएंगे। एकदम भाव, वो चीजें बिल्कुल सामने होते हुए नजर आ रही हैं। और इस तरीके से बंगाल का चुनाव बिल्कुल खुल के है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी फिगर भी नजर आ रही है, जिसका आकलन आपने महीनों पहले से शुरू किया था, फिगर नहीं दिया था, आपने केवल स्थितियां समझाई थी। लेकिन अगर वो डॉट्स हम जोड़ते हैं, हम जैसे लोग भी जोड़ते हैं, तो आज की जो स्थिति है काफी क्लियर है। दादा, असम में चुनाव डन था, यही वजह है कि कांग्रेस के पास सिर्फ उल्टी करने के अलावा और कुछ नहीं था। असम में पवन खेड़ा हो, राहुल गांधी वहां जाके बदतमीजियां कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि केवल गौरव गोगोई जो कि उनके पारिवारिक मित्र हैं, उनके लिए केवल 4 शब्द वहां बोलना था तो पवन खेड़ा से अनर्गल आरोप लगवा दिए, खुद राहुल भी वहां पर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ होना कुछ नहीं है। तो क्या यही वजह था? और तमिलनाडु पर जो आपका एक एक्सक्लूसिव जो सोच है, मैं चाहूंगा कि अंतिम में जरा उसे भी दर्शकों तक रख दें। नहीं, ये असम की तो बात अलग है। असम में कांग्रेस के पास कोई लीडर बचा नहीं है। देखो हमारे यहाँ जब हम देखते हैं मोदी जी एक डिसीजन लेते कि भाई ऑपरेशन सिंदूर करना है, प्लान बनाए कर लो, तो मोदी या शाह या हो जयशंकर तो बॉर्डर पर जाते नहीं ना, कोर कमांडर होते। तो कांग्रेस के पास कोर कमांडर है ही नहीं, कौन जाके लड़ेगा? तो असम पहले से खुला था, उसकी बात नहीं। और तमिलनाडु की कौन सा पॉइंट आप बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा। दादा, मैंने आपका एक वीडियो सुना था जिसमें आपने ये कहा था कि यार सबका ध्यान बंगाल पे है, सबका ध्यान असम में है, लेकिन हाँ एक असम, अलग अलग नहीं अंदर नहीं, हाँ अंदर खेल जो है वो बंगाल तमिलनाडु में हो बंगाल रहा है। नहीं, हाँ वो जो कि डीएमके हार रही है, सब मेरा मेरा अंदाज है, हम्म। डीएमके हारेगी। और उससे भी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि फिल्मी सितारों के चंगुल से तमिलनाडु की राजनीति बाहर निकलेगी। मुझे सबसे तमिलनाडु में इंटरेस्ट वो है कि 5 साल पहले कमला हसन बुरी तरह से हार गया था। अगर इस वक्त तो वो विजय है, वो भी हार जाता है और अन्ना डीएमके सत्ता में आती है, तो कोई भी स्टार वैल्यू का पॉलिटिक्स में नहीं चाहिए, इस पर ये हो जाएगा। और रेगुलर यानी प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस के लिए पूरा मैदान खुला हो जाएगा। और दूसरी बात है कि पिछली बार भी आपको याद होगा, पिछली बार भी ओ पनीर सेल्वम इनके साथ था, बीजेपी अलग लड़ी थी, इस बार बीजेपी साथ में।
और कुछ 5-6% का फर्क था, और स्टालिन को एक चांस दिया गया था। स्टालिन ने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाकर वो बर्बाद कर दिया। वो अपने तरीके से बकवास राहुल गांधी की तरीके से कर रहा है, और उससे लोग टूट गए। जो सनातन को वायरस बोल रहा था, वो आज मंदिर मंदिर घूम रहा है। वही उदयनिधि, वही उदयनिधि। तो चौंकाने वाली बात यह होगी कि अन्ना डीएमके जीतेगी, और बड़ी संख्या में जीतेगी, बड़ी संख्या में जीतेगी, ये मेरा अंदाज है। यानी जो कुछ है, शायद डीएमके 50-60 के नीचे फंस जाएगी, ऊपर नहीं उठेगी, और थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए सत्ता में आएगी। एनडीए का मतलब अन्ना डीएमके आएगी। हाँ जी, लेकिन बीजेपी की राजनीति आप समझने की कोशिश करो तो बीजेपी हमेशा बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करती है कि अगर बीजेपी के 15-20 एमएलए भी आ गए, बहुत हो गए बीजेपी के लिए, वो 15-20 लोग मिलकर अगले चुनाव के लिए 30-35 सीटों की तैयारियां करेंगे। ये बीजेपी का तरीका होता है। उनको जल्दबाजी नहीं है कि भाई कल आए आ जाए चलो कर दो, ये बात नहीं है। वो ममता की हो गई थी, लेकिन ममता समझ नहीं पाई, ममता समझ नहीं पाई। देखो, हेमंत विश्व शर्मा को 5 साल मिनिस्ट्री में रखा, 5 साल के बाद उसको अपनी तरीके से मोल्ड किया है। और जब हेमंत बंगाल में आ जाएगा ना, उसको मैं कारपेट बॉम्बिंग बोल रहा हूं, क्योंकि हेमंत भी आ जाएगा और योगी भी आ जाएगा। लोग देखेंगे कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। यस, हमें योगी हेमंता चाहिए। ऐसा एक मानसिकता। और मैं और एक बात बोलता हूं, देखो वो धुरंधर 2 लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन उसमें क्या है देखो, काल्पनिक हिंसा नहीं है, काल्पनिक वायलेंस नहीं है, वो असली वायलेंस दिखाया है। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, नहीं है। धुरंधर की सबसे बड़ी वायलेंस क्या है मालूम है? वो बोलते नहीं, करते हैं। बाकी फिल्में आज तक हम देखते रहे ना, उसमें क्या है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं तुम्हारी बोटी बोटी करूंगा, बातें बहुत करते, होता कुछ नहीं, बंदूक तानेंगे, होता कुछ नहीं है। ये धुरंधर में नहीं है। और वो अगर लोगों को पसंद आया है, तो जो लोग सालों से दशकों से घायल है, वो घातक बनते जा रहे हैं। हिंदुत्व सेक्युलरिज्म के लिए घातक बनते जा रहे हैं, क्योंकि लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म ने हमारे हिंदुओं को घायल कर दिया था। उनको एक मोटिवेशन चाहिए था, वो मोटिवेशन वहां से आ गया। एक एक 3-4 डायरेक्टर पैदा हो गया अभी, वो अग्निहोत्री है या ये है, उनको मोदी ने खड़ा किया है, बात से मदद की होगी, लेकिन वो खड़े हो गए। तो अगर विवेक अग्निहोत्री खड़ा होता है, कोई उतेकर छावा बनाकर खड़ा हो जाता है, कोई आदित्यधर धुरंधर बन के खड़ा हो जाता है और पूरी बॉलीवुड को सुपड़ा साफ कर देता है, तो हिंदू खड़ा होगा तो क्या होगा सोचो। बिल्कुल। ये कौन है? बिल्कुल। ये कोई नहीं थे फिल्म में। फिल्म, अरे तुम्हारे विवेक अग्निहोत्री को वैक्सीन वार थिएटर मिलने के लिए रोका गया था, याद है ना आपको? वहां से कहां आ गए हम? लखनऊ में हमने स्पेशल स्क्रीनिंग कराई थी भाऊ, तब जाके स्क्रीन हुई थी फिल्म वैक्सीन बार। तो आज हम कहां आ गए देखो, कि दौड़ रहे, अरे आओ हमारे थिएटर में लगाओ, हमारे थिएटर में लगाओ। 10-11 बजे के बाद फिल्म शुरू होती है, रात को 3 बजे खत्म होती है, लेकिन लोग बैठे रहते हैं। तो घायल घातक बन गया है। बस हम फिल्म देख कर आए, क्योंकि हम ज्ञानी लोग हैं, हमारे समझ में नहीं आता, कॉमन मैन के समझ में आता है कि उसमें क्या एजेंडा है।
इसलिए मैंने पहले ही बोला, धुरंधर एजेंडा है और एजेंडा का प्रोपोगंडा है। मैं नहीं मानता ये आर्टिस्टिक फिल्म है, ये प्रोपोगंडा ही है। अगर लोहे को लोहा काटता है तो प्रोपोगंडा को काटने के लिए प्रोपोगंडा ही करना पड़ेगा, और धुरंधर प्रोपोगंडा है। ये पहले दिन से मैं मान रहा हूं। मैंने बोला सही आरोप हो रहा है, सही आरोप हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है कि धुरंधर प्रोपोगंडा है, क्योंकि आपने 40 साल से प्रोपोगंडा किया है, तो 34 साल का लेफ्ट फ्रंट हो या 15 साल की ममता, वो टिकेगी नहीं। और इससे आगे जाकर बंगाल का चुनाव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मुंबई में बैठा हूं, क्योंकि इसका अगला कदम अखंड बांग्ला होगा और उसका अगला कदम अखंड हिंदुस्तान होगा। इसलिए आज बंगाल जीतना बीजेपी के लिए नहीं, हमारे लिए जरूरी है, हिंदुओं के लिए जरूरी है। और बंगाल जब मैदान में उतर जाता है तो कभी अरबिंदो बनता है, कभी सुभाष बाबू बनता है, कभी बंकिम चंद्र बोलता है। हाँ ठीक है, हैबर मेंशन में था बंगाल, अब खड़ा हो जाएगा, अब खड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात भाऊ। और निश्चित तौर पर बंगाल की लड़ाई, बंगाल का चुनाव केवल एक चुनाव नहीं है, भारत की अस्मिता का, भारत की सनातन अस्मिता का, भारत की एकता का, भारत की अखंडता का इसका चुनाव है। और जिस तरीके से आपने वेस्ट बंगाल की वो पूरा अंक गणित से लेके भाव गणित, उसके साथ असम कैसे डन था, और तमिलनाडु में क्या विशेष होने जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में भाजपा आलोचना का शिकार हुई है। उसने अन्नामलाई को एक तरह से न्यूट्रलाइज किया है, केवल और केवल इसलिए कि उसका एआईएडीएम के साथ कोलिजन सही चले, क्योंकि ये समय की मांग है। और अन्नामलाई को कोई शिकायत नहीं है, बाकी कुछ लोग तो अपनी शिकायत करते रहते आपने हैं जो जी। अन्नामलाई की बात की है ना, वो भी धुरंधर में आई है। वो शरबत वाला आलम होता है, अरे दादा, क्या कह दिया आपने। उसमें अन्नमलाई देखो तो पता चलेगा, वो प्रोपोगंडा है, वो एजेंडा है। कुछ लोगों को शहीद होना पड़ता है अगर लड़ाई जीतनी है। बहुत बड़ी बात आलम, कह दी आपने दादा, सब कुछ समझा दिया आपने। एक कैरेक्टर का नाम लेके अन्नामलाई की पूरी स्थिति को, दर्शकों मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ा रूपक और कुछ नहीं हो सकता। भाऊ, आपने समय का आशीर्वाद दिया और इस सहज ढंग से आपने इसको प्रभावित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बंगाल, असम और खासतौर से तमिलनाडु, इन तीनों विधानसभा चुनाव के बारे में एक नई दृष्टि देगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। एक बार फिर भाऊ तोरसकर सर को धन्यवाद देते हुए